चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, खूनी कौन ये नया सीरीज शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि ये कहानी बहुत ही रोमांचक है। सजने सवरने में तुमने 3 घंटे बर्बाद कर दी। कितना लेट हो गया। अगर तुम्हारी माँ अब तक कुछ अनाउंस कर दी होगी तो? अरे अंदर चलो तो पहले, क्यों बकवास किए जा रहे हो? वेलकम टू दिव्यानी मैंसन। आप सब मेरे फैमिली मेंबर्स हैं और ये स्पेशल पार्टी खास करके आपके लिए ही रखी गई है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बताते हुए कि आप सबको जिस चीज की बेसब्री से इंतजार है, आज पार्टी खत्म होने के बाद सब क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए एंजॉय द पार्टी। लगता है भाभी आज ही अपने प्रॉपर्टी का वारिस अनाउंस कर देगी। मुझे 50 सालों से अपने प्यार के जाल में फंसा के रखी, शादी करके घर बसाने भी नहीं दी। इसीलिए रूल के हिसाब से ये सारी प्रॉपर्टी मेरी ही होनी चाहिए। मैं और किसी का होने भी नहीं दूंगा। पर अगर ये बुढ़ी अपनी बेटी को सब दे दी तो? आनंद, मुझे एक चीज में डाउट है। माँ मुझे प्यार तो करती है पर अपने बेटों से ज्यादा नहीं। मुझे शादी के वक्त थोड़ा सा दहेज दे दी थी बस। अब तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगी। जरूर सारी प्रॉपर्टी अपने बेटों के नाम करके जाएगी। हाँ, पर माँ, मैं तो अपना हक लेकर ही रहूंगी। हाँ नीलम, बिल्कुल, हम आए हैं तो लेकर ही जाएंगे। रीटा, कितनी बार तुम्हें बोला था कि माँ को थोड़े दिन तक पटा के रखो। वो खुश रहती हमारे ऊपर तो हमें ये सारी प्रॉपर्टी मिल जाती। पर तुम रात दिन बस माँ के पीछे लगी रही। ऐसे बोलते हैं, वैसे बोलते हैं। सास बहू वाला झगड़ा रोज रोज करती रही। थोड़ा उन्हें झेल लेती तो आज सब कुछ हमारा होता, हमारा। आहा, सच क्यों नहीं मानते कि तुम्हारी माँ किसी के साथ मिलके रहने की लायक ही नहीं है। पर डोंट वरी, तुम्हारे छोटे भाई अभिराज को कुछ नहीं मिलेगा। मैं बुढ़ी से सब कुछ छीन लूंगी, ट्रस्ट मी। अनीता, तुम्हें क्या लगता है कि माँ हमें प्रॉपर्टी से कुछ देंगे? तुम यहाँ पे भी पी लिए, बेशरम कहीं के। मैं तुम्हें 1000 बार वार्निंग देती रही कि तुम माँ से बार बार पैसे लेकर नए नए बिजनेस में मत डुबाया करो। वो एक बार गुस्सा हो गई तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। अब लगता है सब कुछ तुम्हारे बड़े भाई और बहन को ही मिलेगा। तुम्हें कुछ नहीं देंगे, मवाली कहीं के। ऐसे कैसे मैं सब कुछ छोड़ दूं? इतने सालों से मैडम की देखभाल मैंने ही तो किया है। ये बेटे, बहू, बेटी, जमाई आखिर में प्रॉपर्टी हड़पने आ गए हैं। मेरे बिना तो मैडम का एक दिन सही से ना गुजरे। पर अगर ये बुढ़ी ज्यादा भावुक होकर सब कुछ इन लोगों में बांट दे तो? नहीं, ऐसे तो हरगिज नहीं होने दूंगा मैं। मिसेस दिव्यानी कश्यप, नाम जितना दमदार, धन दौलत भी उसी के बराबर। शादी के बस 8 साल बाद इनके पति गुजर गए। देखा जाए तो इनके पति के पास वैसे कुछ था नहीं। जितने भी धन दौलत की मालकिन है दिव्यानी जी, सब इनके खुद के कमाए हुए। लगता है आज वो अपनी वसीयतनामा का ऐलान करने वाली हैं। इसीलिए इतनी बड़ी पार्टी अरेंज करके अपने बेटे, बहू, बेटी, जमाई, देवर, इन सबको घर पे बुलाए हैं। आई होप यू आर एंजॉइंग द पार्टी। और हाँ, तुम सब पार्टी खत्म हो जाने के बाद मेरे रूम में आ जाना। सारी बातें वहीं पर होगी। वाइन? हाँ भाभी, लीजिए ना, आपके लिए ही तो लाया हूँ। ओह थैंक्स। इतना बोल के दिव्यानी जी अपने देवर महेंद्र से वाइन लिए और ऊपर अपने कमरे में चले गए। क्यों अनीता, माँ को तो एक बार भी अपने साथ मुंबई में नहीं रखी?
अकेले अकेले तो बड़े मजे से अपने पति के साथ रही, अब क्या हिस्सा लेने आ गई हो? बेशरम। सब पता है भाभी, आपके पास माँ जितने भी दिन रुके रोज झगड़ा होता था और आप हाँ जी करती रही, क्योंकि ये सारा प्रॉपर्टी जो हथियाना था जेठ जी को, है ना? हो गया आप दोनों का। माँ को तो कभी खुश नहीं रख पाए, अब मुंह उठा के आ गए हैं सब। अरे अगर तुम्हें इतनी चिंता थी तो खुद क्यों अपनी माँ की देखभाल नहीं की और हमेशा बहुओं के खिलाफ भड़काती रही? अगर अभी भी भड़काना बाकी रह गया है तो जाओ उनके कमरे में जाओ। हाँ जा रही हूँ अपनी माँ से कुछ बातें करने, सीक्रेट में। फिर नीलम माँ के लिए जो स्पेशल गिफ्ट लेकर आई थी उसे लेकर ऊपर गई और यहाँ पे पार्टी बड़ी धूमधाम से चलती रही। अरे इतनी जल्दी 9 बज गए, पता भी नहीं चला। मैडम जी का डिनर टाइम हो गया है। फिर गोपाल दिव्यानी जी का डिनर थाली लेकर ऊपर उनके कमरे में गया। जब वो डोर के पास पहुंचा तब माँ बेटी में कुछ तो झगड़ा चल रहा था और दोनों बहुत गुस्से में थे। फिर गोपाल अंदर गया। मैडम जी क्या है, बिना पूछे अंदर क्यों आया? इतनी तमीज नहीं है कि जब घर के मालिक बात कर रहे हो तब बिना नॉक के अंदर नहीं आते? नौकरों को सर पे बिठाने का यही नतीजा होता है। जाओ यहाँ से, जाओ, गेट आउट। फिर गोपाल डिनर थाली टेबल पे रख के कमरे के बाहर चला गया। गुस्से से गोपाल का चेहरा एकदम लाल हो गया था। इतने सालों से कहाँ थी ये बेटी? सब कुछ मैं संभाल रहा था अकेले। तब मुझे बोल रही थी तुम इस घर के मेंबर हो, मेरे अपने हो। कितनी चिकनी चुपड़ी बातें कर रही थी। आज बेटी के सामने मुझे नौकर बोल के बेइज्जत कर दी बुड्ढी। मन तो करता है इस नौटंकी बुड्ढी का गला दबा दूं। अभिराज जाओ अपनी माँ से अभी बात कर लो, माफी मांग के उनके पैरों के नीचे गिर जाना ताकि कुछ तो मिले हमें। तुम्हारी बहन नीलम अपनी माँ के कमरे से होकर आ गई है, पता नहीं क्या पाठ पढ़ाई होगी। हाँ ठीक कहा तुमने, मैं माँ से बात करने जा रहा हूँ, तुम सब पे नजर रखो। हाँ मैं नजर रखी हूँ। और सुनो थोड़ा संभल के जाओ, तुम्हारी माँ अच्छे से नहीं माने तो हमारी प्लानिंग के हिसाब से जाना, ओके? प्लान तो याद है ना, या वो भी भूल गए? हाँ मुझे सब याद है, मैं जा रहा हूँ। फिर छोटा बेटा अभिराज दिव्यानी जी के कमरे में गया। तब दिव्यानी जी गोपाल के आने का इंतजार कर रहे थे ताकि वो उन्हें मेडिसिन दे, पर गोपाल तो गुस्से से बिल्कुल भी अंदर नहीं जाने वाला था। कौन? गोपाल? नहीं माँ, मैं अभिराज हूँ, आओ अंदर आओ। अभिराज को ऊपर माँ से मिलने जाते हुए बड़ी बहू रीटा देख ली थी और वो तुरंत ही अपना प्लान सेट कर ली ताकि माँ छोटे बेटे को सब कुछ ना दे दे। फिर रीटा और आर्यन दोनों माँ को पटाने ऊपर गए, पर तभी अचानक से बिजली चली गई और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। जब तक रीटा और आर्यन अंधेरे में धीरे धीरे माँ के कमरे के पास पहुँचे तब अभिराज कमरे से हड़बड़ी में निकल के दोनों के साथ टकरा गया, पर अंधेरे में कोई भी किसी का शक्ल नहीं देख पाया। ये अभिराज था ना? हाँ और कौन होगा? दारू की इतनी गंदी बदबू और किसके मुंह से आ सकती है? पर वो इतने अंधेरे में हड़बड़ी में क्यों जा रहा है? हमें क्या, चलो अंदर चलते हैं, माँ से बात करनी है। ध्यान रहे कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। फिर रीटा और आर्यन माँ के कमरे में घुसते ही बिजली आ गई। माँ जी। वो दोनों अंदर 5 मिनट रुकने के बाद बाहर चले आए। पता नहीं माँ से क्या बात हुई, पर दोनों बहुत ही रिलैक्स लग रहे थे। कुछ देर के बाद पार्टी खत्म हो गई और दिव्यानी जी के अनाउंसमेंट सुनने के लिए सब बेचैन थे। और तभी बड़ा बेटा आर्यन, अरे सुनो सब लोग, चलो ऊपर माँ के कमरे में जाते हैं। अरे वाह, बड़े भैया तो आज सबको एक साथ बुला रहे हैं माँ से मिलने। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ था, हमेशा अकेले माँ को पटाते रहते थे।
है ना छोटे भैया? हाँ नीलम, मैं अब क्या बताऊं, तुम्हें तो सब पता है। तुम्हारे मन में खोट है, खोट, इसीलिए अपने भाई के बारे में ऐसे सोचते हो। अब चलो ऊपर चलते हैं। फिर सब सीधा माँ के कमरे की तरफ चले और दरवाजा खोलते ही माँ! ओह माय गॉड, ये कैसे हो गया? किसने किया? कमरे के अंदर सब जो देखे उससे दंग रह गए। आखिर दिव्यानी जी को किसने मारा? खून से लथपथ उनकी लाश अलमीरा के पास पड़ी हुई थी। अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ, माँ को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हाँ बड़े भैया, माँ को हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब हॉस्पिटल लेकर क्या फायदा? माँ जी तो नहीं रहे। पुलिस को बुलाओ। पुलिस? पुलिस क्यों? हाँ, लगता है पुलिस आ गई। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिसने भी माँ जी का खून किया है वो बिल्कुल नहीं बच सकता। सावंत, फॉरेंसिक टीम का क्या सीन है? बुला दिया है मैडम, आ रहे होंगे। आप में से कोई भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा। पर मैडम, हम यहाँ पे क्यों रुके? हमने थोड़ी मर्डर किया है। जिसने मर्डर किया है उससे पकड़ो, हम तो बस पार्टी अटेंड करने। शट अप! किसने मर्डर किया है ये तहकीकात के बाद पता चलेगा। अभी से खुद को बेकसूर जताने की कोई जरूरत नहीं। फिलहाल अभी आप में से कोई भी यहाँ से नहीं हिल सकता। होप यू अंडरस्टैंड। फिर पुलिस मैडम दिव्यानी जी के लाश के पास गए और उस कमरे में काफी कुछ छानबीन किए। फोटोग्राफर क्राइम सीन का फोटोज लिया और फॉरेंसिक टीम दिव्यानी जी के कमरे से सारी सबूत इकट्ठा की। तो आप हैं दिव्यानी जी के देवर? जी हाँ। आपका परिवार? नहीं, यही मेरा परिवार है, मान लीजिए। क्यों, शादी क्यों नहीं किए? बस शादी करके घर बसाने का कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए। आई सी। आप मर्डर के वक्त क्या कर रहे थे? मैं तो नीचे पार्टी में था। भाभी को किसने मारा मुझे कुछ पता नहीं। ये बंगला काफी बड़ा है। किसने बनाया था? आपके भैया? नहीं, वो नालायक किसी काम का नहीं था। ये सब भाभी ने बनाया है। हाँ। और आपके भाभी के साथ सेम कॉलेज, सेम बैच में पढ़ते थे शायद? पुलिस से ये सुनने के बाद दिव्यानी जी का देवर थोड़ा घबरा गया। हाँ, हम दोनों बैचमेट्स थे। तो जान पहचान भी तो अच्छे से होगी। तो क्या आपकी शादी ना करने की वजह दिव्यानी जी हैं? नहीं, भाभी तो माँ समान होते हैं। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? नाटक बंद करो। अगर अभी सब सच नहीं बोलोगे तो हो सकता है तुम्हें खूनी मानकर पुलिस अरेस्ट कर ले। फिर महेंद्र दिव्यानी जी के साथ उनके नाजायज ताल्लुकात और घर की बातों से लेकर कल शाम से मर्डर तक क्या क्या हुआ सब कुछ बताते गया। देखिए मैडम, इसका मतलब ये नहीं कि खून मैंने किया। अच्छा, तो आपने दिव्यानी जी को जो वाइन दिया था उसमें जहर कब मिलाया? जहर? पुलिस को तो जरूर पता चल जाएगा किसने मर्डर किया है, पर फालतू में हमें यहाँ पे क्यों बिठा के रखे हैं? क्या मतलब है इसका भाभी? मतलब तो पुलिस पता लगा ही लेगी। दिव्यानी जी का नौकर कौन है? नौकर नहीं, केयर टेकर। हाँ, वही। चल अंदर चल, मैडम जी बुला रहे हैं। हाँ मैडम, बहुत जोर जोर से झगड़ा चल रहा था दोनों के बीच। फिर मैं अंदर चला गया तो सारा गुस्सा मुझ पे निकाल दिए। किस बात पे झगड़ा चल रहा था? कुछ सुना तुमने? नहीं मैडम जी, सुनाई तो नहीं दिया, पर मुझे यकीन है कि झगड़ा जायदाद के विल को लेकर हो रहा था। हाँ, मैडम अपने बेटे, बहू, बेटी किसी से भी प्यार नहीं करते थे। इस घर में सब मतलबी है, कोई किसी का अच्छा नहीं सोचता।
पर मैं मैडम जी के पास 20 सालों से हूँ, सबके रग रग से वाकिफ हूँ। इन लोगों को तो जायदाद से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, तो क्या तुम्हें मिलनी चाहिए? नहीं मैडम जी, मेरा मतलब था जब दिव्यानी जी तुम्हें गाली करके अपने कमरे से बाहर निकाल दिए तो तुम्हें गुस्सा नहीं आया? आया ना, मन किया उन्हें जान से मार दूं, पर मैंने कुछ नहीं किया। सच बोल रहा हूँ मैडम जी, इन लोगों ने मिलकर मेरे मैडम जी को मार डाले। अच्छा, फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से मेन स्विच के फ्यूज में तुम्हारा फिंगरप्रिंट्स कैसे आया? अंधेरे में क्या करने का इरादा था तुम्हारा? मेन स्विच? शाम को दिव्यानी जी के कमरे में शायद आप फर्स्ट गई थी। यस मैडम। क्या बात करने गई थी? मैं माँ से बहुत प्यार करती थी, हमेशा चाहती थी वो इस उम्र में खुश रहे, शांति से रहे। और मेरे दोनों भैया भाभी बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, कभी भी माँ को खुश नहीं रख पाए। माँ इस बात से बहुत दुखी थी। अरे माँ, आप वो सब टेंशन मत लीजिए। आपके बेटे अपने ना रहे तो क्या हुआ, बेटी तो है ना, वो हर हाल में हमेशा आपके साथ रहेगी। मैं सबको पहचान चुकी हूँ, अब बस एक चैरिटी के नाम पे ये सारी प्रॉपर्टी करके सुकून से मरना चाहती हूँ। फिर मैं माँ को समझाई और नीचे आ गई। बस? हाँ बस। और क्या? फिर उनके लिए जो गिफ्ट लेकर आई थी, वो गिफ्ट क्या था? गिफ्ट की बात सुनकर नीलम चौंक गई और हकलाते हुए इधर उधर बोल के बात टालने लगी। आप शायद उनके लिए एक चाकू लेकर आई थी। ओ हाँ, एक्चुअली माँ को फ्रूट्स बहुत पसंद है, इसीलिए मैं उन्हें वो चाकू गिफ्ट करने लाई थी। हाँ, याद आ गया। अगर तुम्हारी माँ तुमसे इतना प्यार करती थी और हर एक बात शेयर करती थी, तो तुम उनके साथ इतनी जोर जोर से झगड़ा क्यों कर रही थी? एक्चुअली तुम धमकाने आई थी उन्हें कि ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दे, नहीं तो तुम उन्हें जान से मार दोगी। क्यों? आखिर माँ के साथ मेरा किस बात पे झगड़ा हो रहा था, ये पुलिस को कैसे पता चला? गोपाल, आपकी पत्नी जो नाइफ आपके सास को गिफ्ट करने लाई थी, उसमें जहर लगाने का आइडिया किसका था? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो पता भी नहीं कि उसमें जहर कैसे आया। पर उसमें लगाया हुआ जहर पोटेशियम साइनाइड है, जो बस एक रिसर्च साइंटिस्ट के पास मिल सकता है, जो कि आप हैं मिस्टर आनंद शेखर। आपके सासू माँ के साथ कैसा रिलेशन था आपका? बहुत अच्छा, वो मुझे बहू नहीं बेटी समझते थे। सच कहूँ तो नीलम से भी ज्यादा प्यार करते थे मुझसे। अच्छा, तो फिर सबसे ज्यादा आप ही के साथ क्यों झगड़ा होता था उनका? किसने कहा ऐसा? हाँ, बिल्कुल नहीं। आप चाहती थी आपकी सास मर जाए, है ना? नहीं तो फिर दिव्यानी जी को मरते हुए क्यों छोड़ आई? माँ जी। अरे ये क्या हो गया? माँ, क्या हुआ आपको? माँ, चलो जल्दी से माँ को हॉस्पिटल ले जाते हैं। अरे चुप करो, पागल हो क्या? अगर तुम्हारी माँ मर गई तो सारा इल्जाम हम दोनों के ऊपर आ जाएगा। उससे अच्छा है हम यहाँ से दोनों चुपचाप निकल जाते हैं। जो हो रहा है होने दो, जो मारा होगा पुलिस उसे पकड़ लेगी, हमें क्या, चलो। हाँ, शायद तुम सही बोल रही हो, चलो। फिर हम दोनों बहुत डर गए थे और वहाँ से सीधा पार्टी में वापस चले आए। बस, और कुछ पता नहीं मुझे। नहीं, मैं अपने माँ को क्यों मारना चाहूंगा? क्योंकि वो आपको प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं देने वाली थी और सारी प्रॉपर्टी चैरिटी के नाम पे कर चुकी थी, इसीलिए। पर हमने माँ को नहीं मारा, मैं और रीटा माँ से बस मिलने गए थे। फिर क्या? अरे हाँ, अभिराज, ये अभिराज ही मारा है माँ को। हम रूम के पास पहुंचते ही
वो हड़बड़ी में बाहर निकल आया और हमें धक्का मार के चला गया नीचे। जब तुम माँ से मिलने जा रहे थे तब तो अंधेरा था, फिर तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि वो अभिराज ही था? मैं तो आंख बंद करके भी उसे पहचान लूं। दारू की इतनी गंदी स्मेल और किसकी बदन से आ सकती है? आई सी। सुना है तुम दारू, जुआ, ड्रग्स में बहुत सारे बिजनेस डुबा चुके हो, इसीलिए तुम्हारी माँ तुम पे बहुत गुस्सा थी, है ना? क्या मतलब है इसका? हाँ, मैंने मारा है अपने माँ को? हाँ, हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी माँ अपनी प्रॉपर्टी से एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली थी तुम्हें। फिर तुम तो दारू के नशे में थे। माँ से जायदाद से बेदखल हो जाने की बात सुनकर तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो गुस्से में आकर तुम उन्हें मार दिए। ये झूठ है। एक्चुअली माँ, मुझे माफ कर दो। मैं नशा करना बंद कर दूंगा, बिजनेस में भी ध्यान दूंगा पूरा। प्लीज मुझे प्रॉपर्टी से बेदखल मत कीजिए माँ, प्लीज। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। आप अपने बेटे की मदद नहीं करोगे माँ? नहीं, मैं और मदद नहीं करूंगी अभिराज। तुम ऑलरेडी करोड़ों रुपए डुबा चुके हो। तुमसे कोई उम्मीद नहीं है मुझे। बेचारी अनीता तुमसे शादी करके फंस गई। उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई तुम्हारी वजह से। निकल जाओ यहाँ से तुम। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी, कुछ भी नहीं। माँ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओह, मेरा सर फटे जा रहा है। मुझे सर दर्द की दवाई दे दो अभिराज। गोपाल वहीं कहीं रखा होगा। हाँ, दवाई? मन तो करता है आपको जहर दे दूं। आप जैसी माँ होने से बेहतर होता कि हम अनाथ होते। बस मैं गुस्से से वहां से चला आया, पर मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने माँ को नहीं मारा। मैं दारू पीता हूँ, पर नशे में अपनी माँ का मर्डर कर दूं? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं मैडम। मैं अभिराज को बहुत समझाई हूँ कि ये सब छोड़ दे, पर बेटा अपने माँ पे गया है। जिस चीज की लत लग जाए उसे छोड़ नहीं सकता। अच्छा, तो दिव्यानी जी को किस चीज का लत था? लड़कों का। अपनी खुशी के लिए किसी का भी घर तोड़ देती थी वो। मैंने अभिराज को बोला था माँ के पैरों पे गिर जाना, जितने भी पैसे बर्बाद किए हो उसके लिए माफी मांग लेना। पर पता नहीं वो माफी मांगे या नहीं, पर ऊपर गए और अपने माँ से झगड़ा करके वापस आ गए। अच्छा, पर मुझे जहाँ तक पता है तुम्हारा कोई दूसरा प्लान था? नहीं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारा कोई गलत मतलब नहीं था। हम दोनों चाहते थे कि माँ हमें आखिर बार हेल्प कर दे, ताकि हमारा बिजनेस डूबने से बच जाए। तो क्या प्लान था तुम्हारा? हम दोनों सोच रहे थे अगर माँ अच्छे से नहीं माने तो उनके और चाचा जी के नाजायज ताल्लुकात के बारे में हम सबको बता देंगे। पर ना ही हमें ब्लैकमेल करने का चांस मिला और ना हमने माँ जी को मारा। पुलिस मैडम टीना शिखावत एक एक करके घर के सारे मेंबर को बुला के अच्छे से इंटरोगेट कर रहे हैं और फॉरेंसिक टीम से काफी सारी रिपोर्ट भी मिल चुकी है। लगता है अब खूनी तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये पुलिस ऑफिसर पिछले 4 घंटे से सबको बुला बुला के दिमाग चाट रही है। फालतू में बिठा के रखी है हमें यहाँ पे। हाँ नीलू, तुम्हारे घर पे ऐसे मर्डरर्स भी हैं? ये पता होता तो मैं कभी नहीं आता यहाँ पे। आज मेरा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है। आई डोंट नो कैसे अटेंड करूंगा मैं। ओह हेलो जमाई जी, सब यहाँ पे अपने अपने काम को लेकर परेशान है। कोई शौक से नहीं बैठा है। अब तो इंटरोगेशन खत्म हो गया है। शायद पुलिस मैडम अब हमें घर जाने को परमिशन दे देंगे। परमिशन? पर जिसने खून किया है उससे कैसे घर जाने देंगे? सो सैड। एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा सुनिए। बोलिए। आपके ये मैडम कहाँ से हैं? ये शहर में नई आई हैं क्या? और ये ऐसे ही आधी रात को केस सॉल्व करते हैं? टीना शिखावत है मैडम का नाम। पढ़ाई में टॉप करके आए हैं।
ऐसे ही घूस दे के पुलिस में भर्ती नहीं हो गई। केस को यूं सॉल्व करते हैं, यूं। ओह व्हाटएवर। हाँ, मैडम केस कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो सॉल्व करके ही छोड़ते हैं। और आपके इस इलाके के साथ उनका काफी इमोशनल अटैचमेंट है लगता है। खास इसी जगह पे ड्यूटी करने मुंबई जैसे शहर को छोड़ के आ गए हैं। वैसे आपका केस भी अब तक सॉल्व हो ही गया होगा, चिंता की कोई बात नहीं। तो बोलते क्यों नहीं, किसने मर्डर किया है? हाँ हाँ बोल देंगे, फिर घसीटते हुए पुलिस स्टेशन भी ले जाएंगे, ज्यादा देर नहीं लगेगी। ए सावंत, कितनी बातें करता है। चल चाय मार के आते हैं, तब तक मैडम भी कातिल को पकड़ लेंगे। हाँ चल चल। इतनी ही काबिल पुलिस ऑफिसर है तो इतना टाइम क्यों लगा रही है? पुलिस मैडम टैलेंटेड हैं, क्योंकि काफी होमवर्क करके आए हैं हमारे बारे में, सब कुछ पता है उन्हें। वैसे आप और माँ जी के बारे में कौन नहीं जानता चाचा जी? क्या पता आप ही ने उन्हें। बड़ी बहू, मुझे तो लगता है भाभी को तुमने ही मारा है। अब कोई किसी पे डाउट करने की जरूरत नहीं, हमें खूनी का पता चल गया है। अच्छा, तो जल्दी से बताइए कौन है वो? खूनी का नाम सुनने से पहले आप सब एक दूसरे को अच्छे से पहचान लेंगे तो बेहतर होगा। तो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। कल शाम को जब दिव्यानी जी आप लोगों को पार्टी एंजॉय करने बोल के महेंद्र जी से वाइन लेकर ऊपर चले गए, उसके बाद उनकी बेटी यानी कि नीलम माँ से मिलने गई। थोड़ी देर बातचीत के बाद उनके बीच एक बड़ा झगड़ा हुआ। फिर नीलम को पता चल गया कि दिव्यानी जी उन्हें प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं देने वाली, और इसी बात पे गुस्सा होकर नीलम अपनी चाल चली। माँ, अगर मुझे आप कुछ नहीं दिए तो बहुत पछताएंगी। मैं इस प्रॉपर्टी पे और किसी का हक बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या कर लोगी तुम? हाँ, मुझे मार डालोगी? बताओ। मैं चलती हूँ माँ, गुड लक। कल सुबह का इंतजार रहेगा। और नीलम माँ के लिए जो चाकू गिफ्ट करने लाई थी उसमें ऑलरेडी पोटेशियम साइनाइड लगाया गया था, जिससे उनके पति आनंद शेखर जी अपने रिसर्च लैब से लाकर दिए थे। नीलम को अच्छी तरह से पता था कि माँ अगले दिन सुबह उसी चाकू से फ्रूट्स काट कर खाएंगे, और उसके बाद तो उनका मरना तय था। और फिर पूरी प्रॉपर्टी का बराबर बंटवारा होता। क्यों नीलम और आनंद? सही कहा ना मैंने? हाँ मैडम, पर हमने खून नहीं किया, हमने माँ को नहीं मारा। बस प्लान किए थे, जो सक्सेस होने से पहले ही दिव्यानी जी का डेथ हो गया। पर तुम्हारा दिव्यानी जी के साथ झगड़ा होते समय गोपाल डिनर लेकर ऊपर आ रहा था। दिव्यानी जी अपनी पूरी प्रॉपर्टी एक चैरिटी को दे देंगे, ये बात गोपाल के कानों में पड़ा, और उससे यकीन हो गया कि यहाँ से कुछ भी नहीं मिलने वाला उसे। फिर वो दिव्यानी जी के खाने में बेहोश होने की दवाई मिला के उन्हें सर्व कर दिया, और उसके बाद छोटा बेटा अभिराज पहुंच गया माँ से जायदाद के बारे में बात करने। मैं सब कुछ एक चैरिटी के नाम कर जाऊंगी, तुम लोगों को कुछ भी नहीं देने वाली, मैं कुछ भी नहीं। क्या नहीं दोगे? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इस बात पे अभिराज बहुत गुस्सा हो गया और उसका दूसरा प्लान आजमाया। माँ, आपको क्या लगा हमें कुछ पता नहीं? आपके और चाचा जी के अफेयर के बारे में हमारे पास बहुत कुछ है सोसाइटी को बताने के लिए। चुपचाप मुझे ये सारी प्रॉपर्टी दे दीजिए, नहीं तो तुम सब कुछ लीक कर दोगे, है ना? हाँ, कर दूंगा। आप किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। अगर तुम अपनी माँ को बेइज्जत करना चाहते हो बेटा, देन गो अहेड, आई डोंट केयर। फिर अभिराज
अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाया। ऊपर से दारू के नशे में वो लड़खड़ाने लगा। फिर दिव्यानी जी, क्यों इतना नशा करते हो बेटा? संभालो खुद को। चलो वॉशरूम चलकर फ्रेश हो जाओ, थोड़ा अच्छा लगेगा तुम्हें। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं अकेले जा सकता हूँ। ये बोल के अभिराज माँ के रूम से अटैच्ड वॉशरूम चला गया और अंदर जाते ही दारू के नशे में वो बेहोश हो गया। और इधर गोपाल सोचा था कि दिव्यानी जी डिनर करके बेहोश हो चुकी होंगी और वो ठीक 15 मिनट के बाद मेन स्विच ऑफ करके पूरा महल अंधेरा कर दिया, ताकि अंधेरे में वो दिव्यानी जी के कमरे में घुसकर सारे गहने चुरा के भाग सके। नहीं नहीं, ये झूठ है। मैं बिल्कुल मैडम जी के रूम में नहीं गया। ये झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो मेरे ऊपर? जी नहीं, आप रूम में गए नहीं, जाने वाले थे, वो भी पीछे वाली खिड़की से होकर। हाँ, बूढ़ी अभी भी जग रही है। ओह, खाना नहीं खाई अभी तक। कुछ भी हो जाए, आज तो मैं गहने चुरा के भाग जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद आता हूँ। फिर ठीक उसी समय दिव्यानी जी के देवर महेंद्र जी, दिव्यानी के वाइन में जहर मिलाया था, पर अब तक वो जिंदा कैसे रही? ये लोग एक एक करके उससे मिलने जा रहे हैं, बातें भी करके आ रहे हैं। शायद उसने पिया नहीं या जहर का असर नहीं हुआ उससे। अगर नहीं भी हुआ होगा तो अभी खिड़की से जाकर उसका गला दबा दूंगा मैं। वैसे भी चारों तरफ अंधेरा है। अपनी भाभी से बदला लेने महेंद्र जी भी उसी खिड़की के जरिए अंदर जाने वाले थे। फिर गोपाल को खिड़की के पास देखकर वो वहां से तुरंत ही भाग गए, पर जल्दबाजी में उनके हाथ से वाइन की ग्लास वहीं पर गिर गई। क्यों महेंद्र जी? हाँ, ये सच है, मैं मानता हूँ, क्योंकि दिव्यानी ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। मुझे शादी करने नहीं दिया, मेरा घर बसाने नहीं दिया। उसे तो मैं कब से मारना चाहता था। इसी बीच अभिराज को वॉशरूम के अंदर होश आने लगा और वो बाहर आते ही देखा दिव्यानी जी की नसें कटी हुई है और वो जमीन पर पड़े दर्द से चिल्ला रहे हैं। माँ को ऐसे हाल में देखकर अभिराज को कुछ समझ नहीं आया। हाँ, माँ, ये कैसे हो गया? किसने किया? मैं वॉशरूम में ही सो गया था शायद। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए, नहीं तो मैं खुद फंस जाऊंगा इसमें। फिर अभिराज माँ की मदद किए बिना सीधा रूम से बाहर जाते ही आर्यन और रीटा के साथ टकरा गया। फिर आर्यन और रीटा भी अंदर जाकर माँ को ऐसे दर्दनाक हालत में देखने के बाद भी चुपचाप वहाँ से निकल गए, ताकि सारा इल्जाम अभिराज पर आ जाए, उसे जेल हो जाए और अल्टीमेटली प्रॉपर्टी उनको मिल जाए। है ना आर्यन? नहीं, ये सच नहीं है। अगर अभिराज ने माँ को नहीं मारा तो फिर माँ को मारा किसने? किसी ने भी नहीं। नीलम, आनंद, अभिराज, अनीता, आर्यन, रीटा, महेंद्र और गोपाल, तुम सब अपने अपने तरीके से दिव्यानी जी से बदला लेने की पूरी कोशिश किए, पर अनफॉर्चुनेटली उन्हें सब पता चल गया था और वो एक चैरिटी के नाम पे ये सारी प्रॉपर्टी करके खुद सुसाइड कमिट कर लिए। अपना वेन काट के आत्महत्या किए हैं वो। आत्महत्या? पर ये कैसे हो सकता है? माँ जी आत्महत्या क्यों करेंगे? आप ये बात यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि दिव्यानी जी की मौत नीलम के दिए हुए चाकू से नहीं, उनके रूम में रखा हुआ दूसरा चाकू से हुआ है, जिसमें सिर्फ दिव्यानी जी का ही फिंगरप्रिंट्स है। पुलिस ऑफिसर से सच सुनने के बाद सब हैरान थे, क्योंकि दिव्यानी जी का मर्डर तो किसी के हाथ से हुआ नहीं, पर उनको मारने की साजिश सबने रची थी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। केस इज सॉल्व्ड। वाह, एक ही रात में तुमने इतना बड़ा केस सॉल्व कर दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू टीना, गुड जॉब। बट आई एम सरप्राइज्ड कि दिव्यानी कश्यप अपनी 500 करोड़ की प्रॉपर्टी एक चैरिटी के नाम कर दिए। यस सर,
दैट्स रियली स्ट्रेंज। टीना मैडम, एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज? हाँ, आप यकीन भी नहीं करोगे कि हमारी चैरिटी को 500 करोड़ का डोनेशन मिला है। 500 करोड़ का। अच्छा, वाह, बहुत अच्छी बात है राघव। अब जाइए, जितने भी गरीब, बुढ़ा बुढ़ी, अनाथ बच्चे मिलते हैं उन्हें हमारे चैरिटी में लाकर अच्छे से रखिए। बच्चों के पढ़ाई का खास इंतजाम होना चाहिए। अब तो हमें पैसों की कमी भी नहीं रही। हाँ मैडम, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं चलता हूँ। नमस्ते। टीना, टीना, कितना खेलोगी बेटी? चलो खाना खाते हैं। माँ, पापा हमारे साथ खाना क्यों नहीं खाते? टीना, पापा को बहुत काम रहता है ऑफिस में। घर पहुंचने में काफी लेट हो जाता है, इसीलिए नहीं खा पाते। पर मैंने बहुत बार पापा को ऑफिस से आकर पड़ोस वाली दिव्यानी आंटी के घर जाते हुए देखी हूँ। माँ को कुछ भी पता नहीं। नहीं, मैं माँ को नहीं बोलूंगी, वो ये सुनकर बहुत रोएगी। टीना उम्र में बहुत छोटी थी, फिर भी उसे सब समझ में आता था कि उसके पापा घर पे नहीं, पड़ोस वाली दिव्यानी आंटी के साथ ज्यादा टाइम बिताते थे। फिर एक दिन टीना फैसला कर ली कि उसके पापा से ये बात पूछ कर ही रहेगी। पापा, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? हाँ मेरी जान, तुम सब कुछ मांग सकती हो। बोलो, क्या चाहिए? आप पहले प्रॉमिस करो। अच्छा ठीक है, चलो प्रॉमिस। आप वो दिव्यानी आंटी के पास और कभी नहीं जाएंगे। ऑफिस के बाद सीधा घर आएंगे, हमारे साथ डिनर करेंगे, हमारे पास रहेंगे। मैंने जो भी देखा है, माँ को कुछ भी नहीं बोला अब तक। टीना के पापा ये सुनकर घबरा गए और बात घुमाने की कोशिश की, पर टीना इस बार छोड़ने वाली नहीं थी। फिर उसके पापा अपने आंसू नहीं रोक पाए और टीना को प्रॉमिस किए कि वो कभी भी दिव्यानी के घर नहीं जाएंगे। फिर कुछ दिन तक टीना अपने माँ पापा के साथ बहुत खुश थी, पर उनके खुशी को दिव्यानी कश्यप की बुरी नजर लग गई। मुझे आज ही 5 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो मैं क्या करूंगी तुम अच्छी तरह से जानते हो। ठीक है, मैं कहीं से भी जुगाड़ करके लाऊंगा, पर दिव्यानी प्लीज, तुम हमारे बारे में सुनंदा को कुछ भी मत बताना, वो बेचारी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। दिव्यानी टीना के पापा को ब्लैकमेल करके हर महीने मोटा रकम लूटती रहती थी और धीरे धीरे टीना के घर की हालत बिगड़ने लगी। उनके घर पे खाना तक खाने का पैसा नहीं बचा। आप इतने सारे पैसों का क्या किया आखिर? कम से कम करोड़ों रुपए थे हमारे पास, कहाँ गए सारे पैसे? क्या किया तुमने? सच बोलो। सुनंदा, मैंने एक बिजनेस में सारा पैसा डुबा दिया। अभी और ज्यादा कुछ मत पूछो तुम। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, फिर मैं एक नई नौकरी ढूंढ लूंगा, सब ठीक हो जाएगा, देखना। टीना के पापा पूरी तरह से लूट चुके थे, फिर भी दिव्यानी कश्यप को उनके ऊपर दया नहीं आई और आखिर में वो उनका महल भी छीन ली उनसे। नहीं दिव्यानी, और नहीं, मैं तुम्हें अब तक 2 करोड़ रुपए दे चुका हूँ। हमारी ये पुश्तैनी महल भी तुम्हारे नाम कर दिया है, फिर भी और पैसे मांग रही हो? कहाँ से लाऊंगा मैं पैसे? पैसे नहीं दोगे तो तुम बहुत पछताओगे। सी यू। टीना के पापा दिव्यानी को और पैसे नहीं दे सकते थे और दिव्यानी तो थी ही घर तोड़ने वाली औरत। वो सीधा टीना के घर पहुंची और सुनंदा को टीना के पापा के साथ उनके नाजायज संबंध के बारे में सब कुछ बता दी। उसके अलावा उनसे 2 करोड़ रुपए और ये महल भी ले चुकी है, ये भी बता दी। ये महल 1 घंटे में खाली करो, अब ये मेरा है, मेरा। दिव्यानी, तुम मेरी दोस्त होकर इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। तुम कभी खुश नहीं रहोगी,
जिंदगी भर रोती रहोगी। जैसे तुम मुझसे सब कुछ छीन ली, ठीक वैसे ही एक दिन तुमसे भी सब कुछ छीन जाएगा। तुम्हारे अपने तुमसे अलग हो जाएंगे, आखिर में तुम घुट घुट के मरोगी। याद रखना मेरी बात। टीना की माँ सुनंदा और कुछ नहीं बोल पाई और रो रो के अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर दी। टीना के पापा बहुत कोशिश किए सुनंदा को समझाने की, पर वो एक भी ना सुनी। 2 घंटे के बाद जब टीना के पापा दरवाजा तोड़ के अंदर गए तो सुनंदा जहर पीकर खुदकुशी कर ली थी। ये सदमा टीना के पापा बर्दाश्त नहीं कर पाए और दिल की मरीज होने के कारण पैनिक अटैक से उनकी भी मौत हो गई। एक ही पल में टीना अपने माँ और पापा दोनों को खोकर अनाथ हो गई, सिर्फ और सिर्फ दिव्यानी कश्यप की वजह से। टीना को उसके मामा मामी अपने साथ ले गए और दिव्यानी उस महल पे कब्जा कर ली। लगता है ये दिव्यानी का ही कमरा है। आज ये रात उसकी आखिरी रात होगी। 20 साल पहले मेरे माँ के साथ जो कुछ हुआ था आज उसके साथ होगा। फिर टीना उसी कमरे में अलमीरा के अंदर छुपी रही और सही मौके का इंतजार करती रही। जब अभिराज नशे में वॉशरूम में गया, मौके का फायदा उठाकर टीना ने अपना बदला ले लिया। दिव्यानी कश्यप, मेरा बदला पूरा हुआ। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे अरे अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते।